नमस्कार। स्वतंत्रता और समानता जब नहीं मिलती है तो संघर्ष जरूर होता है और वो संघर्ष एक नई दिशा और भविष्य का निर्माण करता है। मानव जन्म से ही जब उसमें चेतना आती है तो उसे एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति से ही उसके मानवीय गुणों और जो उसके अंदर विद्यमान शक्तियां हैं उनका जागरण होगा। और पुरुष और महिला को भी हर क्षेत्र में एक समानता का अधिकार देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पुरुषों के लिए कुछ नियम कानून अलग और महिलाओं के लिए कुछ अलग। 21वीं शताब्दी के दौर में जहां हम आधुनिक परिवेश में रहते हैं, वैश्विक परिवेश में रहते हैं, तो ये जो गति है ये एक नए रूपांतरण की तरफ हर समय अग्रसर रहती है। और इसमें यदि कहीं भी भेदभाव हुआ तो जरूर वो एक नई क्रांति और एक नए संघर्ष को जन्म देगी। ये हमें 21वीं शताब्दी में दिखने को मिल रहा है। नारियों का संघर्ष, वे अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं, जो एक नए भविष्य को गढ़ेगा, एक नए भविष्य का निर्माण करेगा। ईरान में, चाहे वो ईरान में जो हिजाब को लेकर नारियों का संघर्ष हो, या तालिबान में अपने शिक्षा को लेकर, या अमेरिका में गर्भपात को लेकर, या भारत में अपने कार्य क्षेत्र को चुनने को लेकर, या चाइना में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, या भारत में भी सबरीमाला के मंदिर में प्रवेश को लेकर, ये तमाम तरह के संघर्ष ये दर्शाते हैं कि नारी अब जागरूक हो गई है, उसे अपनी शक्ति का एहसास हो गया है, वो नई परिभाषा गढ़ने के लिए तैयार है, वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए तैयार है। ईरान में महसा आमिनी के साथ एक घटना हुई जिसने पूरे ईरान की जो क्रांति है उसका रुख मोड़ दिया। वे अपने परिवार से मिलने आई थी, तभी उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, तो उनको तेहरान की पुलिस ने, मोरालिटी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी वहां मौत हो गई। इस खबर से जो भी ईरान की सशक्त औरतें थीं या जागरूक औरतें थीं वो सड़कों पर उतर आई और उन्होंने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। किसी ने बाल कटवाए तो किसी ने सोशल मीडिया पे अपने तरीकों से इस विरोध का प्रदर्शन किया। ये विरोध ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। अब ये कितनी देर चल पाए इसका कोई अंदेशा नहीं, लेकिन हाँ, इसने एक नई दिशा को जरूर दिया है कि हाँ, महिलाओं को भी समान अधिकार होना चाहिए और जो ये रूढ़िवादी ताना बाना है इसका खात्मा होना चाहिए। वहीं तालिबान में, जिसने अफगानिस्तान पर लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसको हटाकर अपना कब्जा जमा लिया है, वो महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। वो 13 साल से कम उम्र की लड़कियों के शिक्षा के खिलाफ है। तो यदि लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी तो भला उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? और जब उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो वो किस प्रकार से अपना प्रतिनिधित्व किसी क्षेत्र में कर सकते? क्या वो गुलामी का जीवन जीने के लिए ही जिंदगी भर पैदा हुई हैं? लेकिन नहीं, संघर्ष होगा। और जिस क्रांति की बीज मलाला यूसुफजाई ने बोया था वो जरूर कहीं ना कहीं अपना रूप दिखा रहा है। और तालिबान गवर्नमेंट को एक दिन विवश हो जाना पड़ेगा, उनकी रूढ़िवादी सत्ता एक दिन तितर बितर हो जाएगी। वो डरते हैं कि यदि शिक्षा सबको दी गई, महिलाओं को, वो जागरूक हो जाएंगी, वो आपसे सवाल पूछेंगी, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हो। और लोग सवालों से तो ही डरते हैं। जब सही सवाल होते हैं और लोग जवाब देने में असक्षम हो जाते हैं तो ठिठुर जाते हैं, उनको डर लगने लगता है, भय सताने लगता है कि कहीं जो उन्होंने वो ये ताना बाना बुना था
वो टूट के बिखर ना जाए और उनकी वो तानाशाही जो रवैया है वो टूट ना जाए। अमेरिका जो अपने को हर मामले में इतना प्रगतिशील दिखाता है या विकसित दिखाता है, उसकी भी हालत कुछ मामलों में ऐसी ही नजर आ रही है। उसने महिलाओं को अपनी स्वेच्छा से गर्भपात न कराने के जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया है। क्या ये एक प्रगतिशील देश और प्रगतिवान देश के लिए उचित है, जिसमें वहाँ की नारियों को ही अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, वे अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन और चाहे वो उसके दुष्प्रभाव हैं उस पर अपना निर्णय नहीं ले सकती हैं। लेकिन भारत ने इसमें एक बड़ा ही प्रगतिशील दृष्टिकोण दिखाया। हमारी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय दिया कि भारतीय महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार है। उन्हें राइट टू लाइफ एंड लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, माने स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार है। शरीर उनका है और उस शरीर पर उनका अधिकार पूर्ण है, और जब तक वो पूर्णता का अधिकार नहींगा वो कभी अपने स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकती हैं, नहीं तो वो तो एक मानसिक गुलामी की जंजीरों में बंधी सी रह जाएंगी। भारत में जो भी निर्णय इस समय आ रहे हैं वो कहीं न कहीं एक प्रगतिशील भारत की तरफ निर्देशित कर रहे हैं। महिलाओं ने अपना संघर्ष किया है, चाहे वो सबरीमाला का केस हो जिसमें उन्होंने ये संघर्ष किया कि एक मंदिर में क्यों महिलाओं को प्रवेश करने से वर्जित है। और जो लोग इस चीज को निषेध कर रहे थे, क्या वो ये भूल गए कि हमारे किसी धर्मशास्त्र या वेदों में ये कहीं लिखा ही नहीं गया है कि जन्म से पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाए। हम तो अद्वैत के सिद्धांत को मानते हैं जिसमें एक ही ब्रह्म की अवधारणा दी गई है कि जो भी चेतना है इस पूरी प्रकृति में उसमें सब में एक ही है। परम ब्रह्म जो है वो सब में विद्यमान है, तो भला भेदभाव क्यों? क्या भगवान पुरुषों के लिए अलग महिलाओं के लिए अलग? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन समय में यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा होगा कि सती प्रथा पहले भारतीय समाज में एक अपना काफी दायरा बढ़ा चुकी थी, लेकिन राजा राम मोहन राय और कई जागरूक समाज सेवियों के संघर्ष के कारण सती प्रथा से हमें मुक्ति मिली। उसी तरह जब भी कोई जागरूक प्रयास किया जाएगा तो उसमें जरूर एक क्रांति होगी और उस क्रांति से सामाजिक परिवर्तन जरूर होंगे, और जब सामाजिक परिवर्तन होंगे तो जाहिर बात है वो राजनीतिक परिवर्तन का भी एक रूप ले लेगी, क्योंकि जो भी राजनीतिक परिवेश में गतिविधियां होंगी वो उस समाज को देखकर ही उनका निर्धारण किया जाएगा। हमारे देश में जो दहेज प्रथा को लेकर एक कानून बनाया गया था जिससे महिलाओं को दहेज प्रथा मतलब दहेज न देने के ऊपर यदि प्रताड़ित किया जाता तो उन लोगों को दंडित किया जाए। आज भी अधिकांशतः परिवारों में यदि लड़की दहेज लेकर नहीं आती है तो उसे या तो मानसिक प्रताड़ना दी जाती है या शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। ये एक बहुत ही दुखद विषय है जिसके लिए सामाजिक व्यवहार में जो सामाजिक मानसिकता उसमें एक बदलाव लाने की जरूरत है, तभी नारियों को एक समान अधिकार मिलेगा और वो समाज के ऊपर बोझ नहीं समझी जाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने एक व्यवहारिक चेंज तो लाया ही है कि और जिस तरह से लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं या नए नए मापदंडों और नए नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रही हो, तो किसी भी जो गतिविधि में लड़कों से पीछे नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं हो या खेल कूद के नए कीर्तिमान हो या भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान से लेकर या कॉम्बैट फाइटिंग में भी उनको अब जगह दी गई है। इस तरह से जब ये सामाजिक बदलाव आएंगे तो जाहिर बात है पुरुष और महिला में एक समानता आ जाएगी, लेकिन ये समानता के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा।
कि क्रांति की जरूरत हर समय पड़ती है जब भी कोई विचारधारा अपनी जड़ें जमाने लगती है और वह एक तानाशाही का रूप लेने लगती है। भारत में अभी बहुत से क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। सबसे मुख्य और प्रमुख क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो वो ऐसी नीतियां बनाएंगी जो महिलाओं के अनुरूप होगा, जिससे नारी सुरक्षा को बल मिलेगा, नारी शिक्षा को बल मिलेगा, नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। और जब नारी सशक्त होगी तो वो जाहिर बात है कि अपने प्रयासों से उन नारियों के लिए संबल का काम करेगी जो उनका अनुकरण करें और समाज में एक मर्यादित जीवन जीने का हक मांग सकें। और वो उनका ये हक है, वो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही उनको प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि नारी एक शक्ति का आधार है। जब उसे अपनी शक्ति का एहसास हो गया तो जाहिर बात है इस समाज में एक क्रांति की नई अवधारणा को रच देंगी और समाज में व्याप्त कुरीतियों का जो ताना बाना है वो ढह जाएगा, वो एक मलबे की तरह बिखर जाएगा। लेकिन इसके लिए एकजुटता होना बहुत जरूरी है। सोशल प्लेटफॉर्मों पे इसके लिए एक बहस होनी जरूरी है और जो भी अग्रणी क्षेत्र हैं उनमें नारियों को आना जरूरी है, अपनी आवाज उठाना जरूरी है। जैसे मी टू मूवमेंट चला था जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर बात हुई थी, यदि वो बात न उठती तो पता नहीं कितनी औरतें सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो गई रहती, और हुई थी। लेकिन जब एक सोशल मीडिया या इंटरनेट के दौर में जब चीज़ें लोग अपनी बातों को कहने के लिए उन्हें एक माध्यम मिल गया है तो शायद ये सब चीज़ें समाज में बाहर आ रही हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं वो दब जाती थी, लोक लाज का विषय बन जाता था। ये सब चीज़ें एक बदलाव की तरफ दर्शाती हैं और भारत तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें जो पुरुष और महिला हैं उनको समान अवसर मिले हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। और उसमें एक शिक्षा और जागरूकता एक बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। अब कुछ परिवारों में देखने में ये आता है कि अब लड़कियों को एक बोझ की तरह नहीं समझा जाता है, उनमें एक बदलाव आया है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकते हैं। और 21वीं शताब्दी में जो नारी संघर्ष ने जो एक नई दिशा दे रही है, जिससे आशा की एक नई किरण आ रही है कि आने वाला भविष्य, आने वाला जो वैश्विक परिवेश है शायद नारियों का हो या पुरुष और महिला को एक समान अधिकार मिले, जिससे एक सामंजस्य की डोर हमेशा बनी रहे और इस समाज का एक ऐसा गठन हो, इस समाज की एक ऐसी आधारशिला रखी जाए जिससे समाज समृद्ध हो, राष्ट्र समृद्ध हो और पूरी मानव जाति समृद्ध हो। भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत पहले भी सभा और समिति का गठन होता था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को अपनी बात रखने का बराबर अधिकार था। लेकिन कुछ समयों बाद उन सभा और समिति का विघटन हो गया। पुरुषों ने अपनी जो दबदबा है उसको कायम रखा और नारियों को कहीं ना कहीं चार दीवारियों के अंदर कैद कर दिया। जब वो कैद रहेंगी या पर्दे के पीछे रहेंगी तो भला उनका जो व्यक्तित्व का विकास कैसे हो पाएगा। लेकिन अब समय बहुत ही बदल चुका है, बस एक जागरूकता की जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है। और अब ये समय जो 21वीं शताब्दी का है, इसमें तकनीकी ने बहुत हद तक सशक्तिकरण को एक नया बल दिया है और संबल दिया है और जरूर एक नई रूपरेखा तैयार होगी, जिससे संपूर्ण विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में एक नए मापदंड बनेंगे, एक नए ढांचे बनेंगे और हम सही मायने में आधुनिकीकरण को अपना सकते हैं। आधुनिक का ये मतलब नहीं कि हमने अपने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर ली। आधुनिक का मतलब है कि हमने अपने व्यवहारिक क्षेत्र में भी एक उत्थान लाए, एक बदलाव लाए, एक परिवर्तन लाए, अपने मानसिक उसमें भी एक परिवर्तन लाएगा, तभी हम आधुनिकता को अपना सकते हैं और वैश्विक परिवेश में सभी मानव जाति के कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, जिसमें नारी और पुरुष के बीच में समानता अनिवार्य है और वो होना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।